सभ्यता का रहस्य। यूं तो मेरी समझ में दुनिया की 1000 बातें नहीं आती, जैसे लोग प्रातःकाल उठते ही बालों पर छुरा क्यों चलाते हैं। क्या अब पुरुषों में भी इतनी नजाकत आ गई है कि बालों का बोझ उनसे नहीं संभलता। एक साथ ही सभी पढ़े लिखे आदमियों की आंखें क्यों इतनी कमजोर हो गई है। दिमाग की कमजोरी ही इसका कारण है या और कुछ। लोग किताबों के पीछे क्यों इतना हैरान होते हैं इत्यादि। लेकिन इस समय मुझे इन बातों से मतलब नहीं। मेरे मन में एक नया प्रश्न उठ रहा है और उसका जवाब मुझे कोई नहीं देता। प्रश्न यह है कि सभ्य कौन है और असभ्य कौन। सभ्यता के लक्षण क्या है। सरसरी नजर से देखिए तो इससे ज्यादा आसान और कोई सवाल ही ना होगा। बच्चा बच्चा इसका समाधान कर सकता है। लेकिन जरा गौर से देखिए तो प्रश्न इतना आसान नहीं जान पड़ता। अगर कोट पतलून पहनना, टाई हेड कॉलर लगाना, मेज पर बैठकर खाना खाना, दिन में 13 बार कोको या चाय पीना और सिगार पीते हुए चलना सभ्यता है, तो उन गोरों को भी सभ्य कहना पड़ेगा जो सड़क पर बैठकर शाम को कभी कभी टहलते नजर आते हैं। शराब के नशे में आंखें सुर्ख, पैर लड़खड़ाते हुए रास्ता चलने वालों को अनायास छेड़ने की धुन। क्या उन गोरों को सभ्य कहा जा सकता है? कभी नहीं। तो यह सिद्ध हुआ कि सभ्यता कोई और ही चीज है। उसका देह से इतना संबंध नहीं है जितना मन से है। मेरे इन्हें गिने मित्रों में एक राय रतन किशोर भी है। आप बहुत ही सहृदय, बहुत ही उदार, बहुत शिक्षित और एक बड़े ओहदेदार हैं। बहुत अच्छा वेतन पाने पर भी उनकी आमदनी खर्च के लिए काफी नहीं होती। 1/4 वेतन तो बंगले की ही भेंट हो जाती है, इसलिए आप बहुधा चिंतित रहते हैं। रिश्वत तो नहीं लेते, कम से कम मैं नहीं जानता। हालांकि कहने वाला कहते हैं, लेकिन इतना जानता हूँ कि वह भत्ता बढ़ाने के लिए दौरे पर बहुत रहते हैं। यहाँ तक कि इसके लिए हर साल बजट की किसी दूसरे मद से रुपए निकालने पड़ते हैं। उनके अफसर कहते हैं, इतने दौरे क्यों करते हो? तो जवाब देते हैं, इस जिले का काम ही ऐसा है कि जब तक खूब दौरे ना किए जाए तो रियाया शांत नहीं रह सकती। लेकिन मजा तो यह है कि राय साहब उतने दौरे वास्तव में नहीं करते जितने कि अपने रोजाना मचे में लिखते हैं। उनके पड़ाव शहर से 50 मील पर होते हैं। खेमे वहां गड़े रहते हैं, कैंप के अमले वहां पड़े रहते हैं और राय साहब घर पर मित्रों के साथ गपशप करते रहते हैं। पर किसी की मजाल है कि राय साहब की नेकियत पर संदेह कर सके। उनके सभ्य पुरुष होने में किसी को शंका नहीं हो सकती। एक दिन मैं उनसे मिलने गया, उस समय वह अपने घसियारे दमड़ी को डांट रहे थे। दमड़ी रात दिन का नौकर था, लेकिन घर रोटी खाने जाया करता था। उसका घर थोड़े ही दूर पर एक गांव में था। कल रात को किसी कारण से यहाँ न आ सका, इसलिए डांट पड़ रही थी। राय साहब, जब तुम्हें रात दिन के लिए रखे हुए हैं तो तुम घर पर क्यों रहे? कल के पैसे कट जाएंगे। दमड़ी, हुजूर एक मेहमान आ गए थे, इसी से ना आ सका। राय साहब, तो कल के पैसे उसी मेहमान से ले लो। दमड़ी, सरकार, अब कभी ऐसी खता ना होगी। राय साहब, बक बक मत करो। दमड़ी, हुजूर। राय साहब, 2 रुपए जुर्माना। दमड़ी रोता चला गया। रोजा बख्शाने आया था, नमाज गले पड़ गई। 2 रुपए जुर्माना ठुक गया। खता यही कि बेचारा कसूर माफ कराना चाहता था। यह एक रात को गैर हाजिर होने की सजा थी। बेचारा दिन भर का काम कर चुका था, रात को यहाँ सोया ना था, उसका दंड। और घर भेटे भत्ते उड़ाने वालों को कोई नहीं पूछता, कोई दंड नहीं देता। दंड तो मिले और ऐसा मिले कि जिंदगी भर याद रहे, पर पकड़ना तो मुश्किल है। दमड़ी की अगर होशियार होता तो जरा रात रहे आकर कोठरी में सो जाता, फिर किसे खबर होती कि वह रात को कहाँ रहा। पर गरीब इतना चंट न था। दमड़ी के पास कुल 6 बिस्वे जमीन थी, पर इतने ही प्राणियों का खर्च भी था। उसके 2 लड़के, 2 लड़कियां और स्त्री सब खेती में लगे रहते थे, फिर भी पेट की रोटियां नहीं मयस्सर होती थी। इतनी जमीन क्या सोना उगल देती? अगर सब के सब घर से निकल मजदूर करने लगते तो आराम से रह सकते थे, लेकिन मौरूसी किसान मजदूर कहलाने का अपमान ना सह सकता था। इस बदनामी से बचने के लिए 2 बैल बांध रखे थे। उसके वेतन का बड़ा भाग बैलों के दाना चारे में ही उड़ जाता था। ये सारी तकलीफें मंजूर थी, पर खेती छोड़कर मजदूर बन जाना मंजूर ना था। किसान की जो प्रतिष्ठा है वह कहीं मजदूर की हो सकती है, चाहे वह रुपया रोज ही क्यों न कमाए।
किसानी के साथ मजदूरी करना इतने अपमान की बात नहीं। द्वार पर बंधे हुए बैल उसकी मान रक्षा किए करते हैं, पर बैलों को बेचकर फिर कहाँ मुंह दिखलाने की जगह रह सकती है। एक दिन राय साहब उसे सर्दी से कांपते देखकर बोले, कपड़े क्यों नहीं बनवाता, क्यों कांप रहा है? दमड़ी, सरकार पेट की रोटी तो पूरी नहीं पड़ती, कपड़े कहाँ से बनवाऊं? राय साहब, बैलों को बेच क्यों नहीं डालता? सैकड़ों बार समझा चुका, लेकिन ना जाने क्यों इतनी मोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आती। दमड़ी, सरकार बिरादरी में कहीं मुंह दिखाने लायक न रहूंगा, लड़की की सगाई न हो पाई, टाट बाहर कर दिया जाऊंगा। राय साहब, इन्हीं हिमाकतों से तुम लोगों की यह दुर्गति हो रही है। ऐसे आदमियों पर दया करना भी पाप है। मेरी तरफ फिर क्यों मुंशी जी? इस पागलपन का कोई इलाज है? जाड़ों मर रहे हैं, पर दरवाजे पर बेल जरूर बांधेंगे। मैंने कहा, जनाब यह तो अपनी अपनी समझ। राय साहब, ऐसी समझ को दूर से सलाम कीजिए। मेरे यहाँ कई पुस्तों से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता था। कई हजार रुपयों पर पानी फिर जाता था। गाना होता था, दावतें होती थी, रिश्तेदारों को न्योते दिए जाते थे, गरीबों को कपड़े बांट दिए जाते थे। बालिश साहब बालिश साहब के बाद पहले ही साल मैंने उत्सव बंद कर दिया। फायदा क्या? मुफ्त में 4-5 हजार की खपत खानी पड़ती थी। सारे कस्बे में बावेला मचा, आवाजें कसी गई। किसी ने नास्तिक कहा, किसी ने ईसाई बनाया, लेकिन यहाँ इन बातों की क्या परवाह। आखिर थोड़े ही दिनों में सारा कोलाहल शांत हो गया। अजी बड़ी दिल लगी थी। कस्बे में किसी के यहाँ शादी हो, लड़की मुझसे ले। दोस्तों से यह रस्म चली आती थी। बालिग तो दूसरों से दरखत मोल लेकर इस रस्म को निभाते थे। थी हिमाकत या नहीं, मैंने फौरन लकड़ी देना बंद कर दिया। इस पर भी लोग बहुत रोए धोए, लेकिन दूसरों का रोना धोना सुनूं या अपना फायदा देखूं। लकड़ी से कम 500 रुपए सालाना की बचत हो गई। अब कोई भूलकर इस चीजों के लिए दिक करने नहीं आता। मेरे दिल में फिर सवाल पैदा हुआ, दोनों में कौन सभ्य है? कुल प्रतिष्ठा पर प्राण देने वाले मूर्ख दमड़ी, या धन पर कुल मर्यादा को बलि देने वाले राय रतन किशोर? राय साहब के इजलास में एक बड़े मार्के का मुकदमा पेश था। शहर का एक रईस खून के मामले में फंस गया था। उसकी जमानत के लिए राय साहब खुशामदें होने लगी। इज्जत की बात थी। रईस साहब का हुक्म था कि चाहे रियासत बिक जाए, पर इस मुकदमे से बेताब निकल जाऊं। डालियां लगाई गई, सिफारिशें पहुंचाई गई, पर राय साहब पर कोई असर न हुआ। रईस के आदमी को प्रत्यक्ष रूप से रिश्वत की चर्चा करने की हिम्मत न पड़ती थी। आखिर जब कोई बस न चला तो रईस की स्त्री से मिलकर सौदा पटाने की ठानी। रात के 10 बजे थे। दोनों महिलाओं में बातें होने लगी। 20,000 की बातचीत थी। राय साहब की पत्नी तो इतनी खुश हुई कि उसी वक्त राय साहब के पास दौड़ी हुई आयोग करने लगी, ले लो ले लो। राय साहब ने कहा, इतनी बेसब्र ना हो, वह तुम्हें अपने दिल में क्या समझेगी? कुछ अपनी इज्जत का भी ख्याल है या नहीं? माना की रकम बढ़ी है और इससे मैं एक बार की तुम्हें आए दिन की फरमाइशे से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन एक सिविलियन की इज्जत भी तो कोई मामूली चीज नहीं है। तुम्हें पहले बिगड़ कर कहना चाहिए था कि मुझे ऐसी बेहूदी बातचीत करनी हो तो यहाँ से चली जाओ, मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती। स्त्री, यह तो मैंने पहले ही किया। बिगड़ कर खूब खड़ी कोठी सुनाई। क्या इतना भी नहीं जानती? बेचारी मेरे पैरों पर सर रखकर रोने लगी। राय साहब, यह कहा था कि राय साहब से कहूंगी तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। यह कहते हुए राय साहब ने गदगद होकर पत्नी को गले लगा लिया। स्त्री, अजी मैं ना जाने ऐसी कितनी ही बातें कह चुकी, लेकिन किसी तरह टाली नहीं टलती। रो रो कर जान दे रही हूँ। राय साहब, उससे वादा तो नहीं कर लिया? स्त्री, वादा में रुपए लेकर संदूक में रखाई नोट थे। राय साहब, कितनी जबरदस्त अहमक हो, ना मालूम ईश्वर तुम्हें कभी समझ भी देगा या नहीं। स्त्री, अब क्या देगा? देना होता तो दे दी होती। राय साहब, हाँ मालूम तो ऐसा ही होता है। मुझे कहाँ तक नहीं और रुपए लेकर संदूक में दाखिल कर लिए। अगर किसी तरह बात खुल जाए तो कहीं ना रहूं। स्त्री, तो भाई सोच लो, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मैं जाकर रुपए लौटा दूं। राय साहब, फिर वही हिमाकत। अरे अब तो जो कुछ होना था हो चुका है। ईश्वर पर भरोसा करके जमानत लेनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारी हिमाकत में शक नहीं। जानती हो यह सांप के मुंह में उंगली डालना है। यह भी जानती हो कि मुझे ऐसी बातों से कितनी नफरत है, फिर भी बेसब्र हो जाती है।
अब की बार तुम्हारी हिमाकत से मेरा व्रत टूट रहा है। मैंने दिल में ठान लिया था कि अब इस मामले में हाथ न डालूंगा, लेकिन तुम्हारी हिमाकत के मारे जब मेरे को चलने भी पाए स्त्री में जाकर लौटाए देती राय साहब, और मैं जाकर जहर खाए लेता हूँ। इधर तो स्त्री पुरुष में यह अभिनय हो रहा था, उधर दमड़ी उसी वक्त अपने गांव के मुखिया के खेत से ज्वार काट रहा था। आज वह रात भर की छुट्टी लेकर घर गया था। बेलों के लिए चारे का एक दिन का भी नहीं था। अभी वेतन मिलने में कई दिन की देर थी। मोल ले ना सकता था। घर वालों ने दिन को कुछ घास छीलकर खिलाई तो थी, लेकिन मोट के मुंह में जीरा। उतनी घास से क्या हो सकता था। दोनों बैल भूखे खड़े थे। दमड़ी को देखते ही दोनों पूंछें खड़ी करके हुंकारने लगे। जब वह पास गया तो दोनों उसकी हथेलियां चाटने लगे। बेचारा दमड़ी मन महसूस कर रह गया। सोचा इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता, सवेरे किसी से कुछ उधार लेकर चारा लाऊंगा। लेकिन जब 11 बजे रात उसकी आंख खुली तो देखा कि दोनों बल अभी तक नाद पर खड़े हैं। चांदनी रात थी। दमड़ी को जान पड़ा कि दोनों उसकी ओर अपेक्षा और याचना की दृष्टि से देख रहे हैं। उनकी शुदा वेदना देखकर उसकी आंखें सजल हो आई। किसान को अपने बैल अपने लड़कों की तरह प्यारे होते हैं। वह उन्हें पशु नहीं अपना मित्र और सहायक समझता है। बैलों को भूखे खड़े देखकर नींद आंखों से भाग गई। कुछ सोचता हुआ उठा, हंसिया निकाली और चारे की फिक्र में चला। गांव के बाहर बाजरे और ज्वार के खेत खड़े थे। दमड़ी के हाथ कांपने लगे, लेकिन बैलों की याद ने उसे उत्तेजित कर दिया। चाहता तो कहीं कहीं बोझ काट सकता था, लेकिन वह चोरी करते हुए भी चोर ना था। उसने केवल उतना ही चारा काटा जितने बैलों को रात भर के लिए काफी हो। सोचा अगर किसी ने देख लिया तो उससे कह दूंगा बैल भूखे थे इसलिए काट लिया। उसे विश्वास था कि थोड़े से चारे के लिए कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। मैं कुछ बेचने के लिए तो काट नहीं रहा। फिर ऐसी निर्दयी कौन है जो मुझे पकड़ ले। बहुत करेगा अपने दाम ले लेगा। उसने बहुत सोचा। चारे का थोड़ा होना ही उसे चोरी के अपराध से बचने को काफी था। चोर उतना काटता जितना उससे उठ सकता। उसने किसी के फायदे नुकसान से क्या मतलब। गांव के लोग दमड़ी को चारा लिए जाते देखकर बिगड़ते जरूर, पर कोई चोरी के इल्जाम में ना फंसा था। लेकिन संयोग से हल्के के थाने का सिपाही उधर जा निकला। वह पड़ोस के एक बनिए के यहाँ जुआ होने की खबर पाकर कुछ ऐठन की टोह में आया था। दमड़ी को चारा सिर पर उठाते देखा तो संदेह हो। इतनी रात गए कौन चारा काटता है। हो ना हो कोई चोरी से काट रहा है। डांट कर बोला, कौन चारा लिए जाता है, खड़ा रहो। दमड़ी ने चौंक कर पीछे देखा तो पुलिस का सिपाही। हाथ पांव फूल गए। कांपते हुए बोला, हुजूर थोड़ा सही काटा है, देख लीजिए। सिपाही, थोड़ा काटा हो या बहुत, है तो चोरी। खेत किसका है। दमड़ी, बलदेव महतो का। सिपाही ने समझा था शिकार फंसा, इससे कुछ ऐठूंगा। लेकिन वह क्या रखा था। पकड़कर गांव में लाया और जब वहां भी कुछ हत्ते चढ़ता ना दिखाई दिया तो थाने ले गया। थानेदार ने चालान कर दिया। मुकदमा राय साहब की इजलास में पेश किया। राय साहब ने दमड़ी को फंसे हुए देखा तो हमदर्दी के बदले कठोरता से काम लिया। बोले, यह मेरी बदनामी की बात है, तेरा क्या बिगड़ा। साल 6 महीने की सजा हो जाएगी। शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ रहा है। लोग यही तो कहते होंगे कि राय साहब के आदमी ऐसे बदमाश और चोर है। तू मेरा नौकर ना होता तो मैं हल्की सजा देता, लेकिन तू मेरा नौकर है इसलिए कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मैं यह नहीं सुन सकता कि राय साहब ने अपने नौकर के साथ रियायत की। यह कहकर राय साहब ने दमड़ी को 6 महीने की सख्त कैद का हुक्म सुना दिया। उसी दिन उन्होंने खून के मुकदमे में जमानत ले ली। मैंने दोनों वृतांत सुने और मेरे दिल में यह ख्याल भी पक्का हो गया कि सभ्यता केवल हुनर के साथ ऐश करने का नाम है। आप बुरे से बुरा काम करें, लेकिन अगर आप उस पर पर्दा डाल सकते हैं तो आप सभ्य, सज्जन, जेंटलमैन हैं। अगर आप में यह सिफत नहीं तो आप असभ्य है, गवार है, बदमाश है। यह सभ्यता का रहस्य है।